नमस्कार साथियों, टीके गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 2017 में जो यूटेट का पेपर हुआ था। चलिए इससे जो एसएसटी का जो पार्ट पूछा गया है इसमें, तो वो वाला पार्ट हम अभी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो हमें बताना है कि जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो कहाँ पर है। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ स्टील जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अंतर्गत कुछ कारखाने हैं, इनके नाम प्रमुख हैं। जैसे भिलाई वाला हो गया, ये छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है। बोकारो जो है यह झारखंड में है। और दुर्गापुर वाला जो है यह पश्चिम बंगाल में है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक इसको इस्पात कारखाना है, ये बंगाल में है ये भी। और सेलम वाला देख लीजिए, ये तमिलनाडु में है। और विश्वेश्वरैया जो आयरन एंड स्टील कारखाना है, ये भद्रावती कर्नाटक में। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। और आपको एक प्रकार से पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्टील जो हमारे ये कारखाने हैं ये कौन से कहाँ पर है, इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से उदाहरण दे रखे हैं इसने। यहाँ पे दे रखा, इसने सलेट दे रखा, संगमर दे रखा, सेल दे रखा और ग्रेनाइट दे रखा। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए जो सेल है यह क्या है, अवसादी सेल का उदाहरण है। सेल क्या है, अवसादी सेल का उदाहरण है। आंसर सी आएगा। ग्रेनाइट देख लीजिए, ग्रेनाइट जो है अग्नेय सेल है। सलेट और संगमर क्या है, रूपांतरित सेल है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, फिर अवसादी सेल का निर्माण जो है प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष और खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर यानी एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, बाद में ताप और दाब के कारण जो एकत्र जो अवसाद हैं ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फिर से कुछ फैक्ट है, जैसे कि अवसादी चट्टान के कुछ उदाहरण है। देख लीजिए, यहाँ पर अवसादी जो चट्टान है इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। तो इसके और भी उदाहरण, जैसे सेल तो अभी बता दिया था, जिप्सम है, डोलोमाइट है, कोयला है। एक बार फिर से रिपीट, सेल, जिप्सम, डोलोमाइट और कोयला। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पूछल तारा की पूछ की दिशा सदैव होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सूर्य से दूर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जो पूछल तारा होता है या इसे हम क्या कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं। जो किसका बना होता है, धूल, बर्फ, जल कणों और हिमानी गैसों का वह चट्टानी पिंड है जो सूर्य के चारों ओर क्या होता है, परवलयाकार। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके चारों ओर परवलयाकार, ठीक है, परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ में क्या है, घूमता है। और पृथ्वी से कुछ दिन से कुछ महीनों तक इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और ये चमकीले रूप में दृष्टिगत होता है। ठीक है, अब इसकी जो है कि सूर्य के समीप आने पर यह सूर्य से गर्मी यानी ऊष्मा प्राप्त करता, जिस कारण से हमें क्या चमकीला दिखाई देता और ऐसा लगता है कि जैसे इसकी लंबी पूंछ टाइप में दिखाई देगा। ठीक है, अपने पीछे की ओर लंबी पूंछ का निर्माण करता है और इनकी पूंछ क्या होती है, सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात सूर्य से दूर होती है। ठीक है, हम हमेशा कहेंगे कि सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, ये कहेंगे, और अगर नहीं है तो सूर्य से दूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रश घाटी से संबंधित है। तो ग्रोबेन जो है, यहाँ पे ग्राबेन लिखा लेकिन इसे क्या बोलते हैं, ग्रोबेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रोबेन क्या होता है, जैसे ये धरातल है। ठीक है, इस धरातल में क्या हो रहा है कि मध्यवर्ती भाग में नीचे धस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस धरातल में 2 जगहों पे क्या है, भ्रंश है। ठीक है, ये देख लीजिए भ्रंश है। और यहाँ पे जब क्या हो जाता है, इसका जो मध्य का भाग है ये नीचे खिसक जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा जो है गिर के नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे घाटी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यही कह रहा है कि जब 2 समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इसे क्या कहते हैं, ग्रोबेन कहते हैं।
ठीक है, अगला देख लीजिए, ग्राफीन या ग्रोफीन जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से, ठीक है फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो यहाँ पे देख ले, इसने लिखा आटाकामा, अरबिया, गोबी और कालहारी। तो ये क्या कह रहा है? ए आंसर कह रहा है आटाकामा। दोस्तों देखिए, आटाकामा जो है एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है, ये जो है शीत मरुस्थल नहीं, यानी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने यहाँ पे गलत दे रखा। तो गोबी जो होगा एक शीत मरुस्थल होगा, इसलिए यह क्या है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अब देख लीजिए कि अधिकांश रूप से जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं विश्व में, हमारी धरती में, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, हाई प्रेशर होगा, और आपको पता है जब हाई प्रेशर जहाँ होगा तो वहां पर क्या होते हैं कि बादल जो है उस ओर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? वर्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमेशा हवा की साइड चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 20 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, किसके मध्य? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश 20 से 30 डिग्री, और साथ में महाद्वीपों के पश्चिमी वाला जो भाग है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है उष्णकटिबंधीय सनमार्गी पवन के उच्च दाब क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण से देख लीजिए, फिर वही कह रहा है कि और क्या, इसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय उच्च दाब मरुस्थल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है जैसे सहारा हो गया, कालाहारी, अरबिया, आटाकामा और थार मरुस्थल आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 6 है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, ठीक है। इस क्वेश्चन से समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिए। सामान्यतः होता क्या है, जैसे ये हमारा धरातल है, जब हम इससे ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम 165 मीटर के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान घट जाता है। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान घट जाता है, और इससे हम क्या कहते हैं? सामान्य तापमान दर। सामान्य स्थितियों में यही कंडीशन होती है। लेकिन अब क्या होता है, जब हम ऊपर चले गए हैं, या धरातल के नीचे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा कि टेम्परेचर गिरने के बजाय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो ये ऊपर हो जाएगा, 8 से 10 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा, या ये धरातल पे भी हो सकता है किन्हीं कंडीशनों में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तापक्रम विलोमता कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। चलिए, मैंने समझा दिया आपको, और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 7 है क्वेश्चन नंबर, कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर रिहंद बांध जो परियोजना है ये यूपी में है, और ये बता रहा है। तो इसमें साफ जो है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है, तो ये क्या है? कह सकते हैं कि ये रिहंद परियोजना, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो परियोजना है ये रिहंद पे बनी है, या इससे हम रिहंद बांध परियोजना कह सकते हैं। और रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, यानी जो ये वाला बांध है हमारा, कौन सा? रिहंद बांध, तो इसके पीछे जो है एक कृत्रिम झील बनाई गई, यही जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील थी, और जो क्या है भारत की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो शिवकिला कहाँ पे है? हिमाचल में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दर्रे दिए गए हैं, हिमालयी राज्य जो है, देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला, रोहतांग और बाडला चला, ठीक है। ये हिमाचल पर, जम्मू कश्मीर में है काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल, उत्तराखंड में है माना और नीति दर्रा, सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो बिल्कुल शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उद्देश्य का, शिक्षण तकनीकी का, और इनमें से देख लीजिए शिक्षण विधियों का। क्यों? क्योंकि जब हमें पता होगी कोई शिक्षण विधि, अगर हम किसी शिक्षण विधि का हमें नॉलेज होता है, नॉलेज है, ठीक है,
तभी हम इसी शिक्षण विधि के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, तभी हम तकनीकी का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण विधि का ज्ञान होना जरूरी है विषय वस्तु के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, लिखा है कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो ठीक है, बैरोमीटर, फ्लैश, तो मानचित्र, क्योंकि भूगोल में अधिकांश जो है मानचित्र का ही प्रयोग किया जाता है, तो मैप इसका आंसर हो जाएगा। या कह सकते हैं ग्लोब, ग्लोब भी अगर आता है तो ग्लोब पे आप लगा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं मानचित्र। एक तो भौतिक मानचित्र जिसमें भौतिक वस्तु संबंध जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि जो भौतिकी के अंतर्गत आ जाएंगे, उनके जो मैप होगा इसे क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र के। दूसरा राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल मैप जो होंगे, जिसमें राज्य की सीमाएं होंगे, राज्यों को दिखाया गया, नगर को दिया गया, गाँव को दिखाया गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से दो भाग में मैपों को बांटा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से, तो ये भाग 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, भाग 3। देख लीजिए मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 के अंतर्गत है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल, और भाग 3 है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा, इसमें क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मूल अधिकार। तो अब इस प्रकार से हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, बात एक ही है। देख लीजिए पहला जो मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और फिर अंत में जो आर्टिकल 32 आपने देखा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने, भीमराव अंबेडकर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें शामिल है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन का उपबंध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में क्या है, याद रखें हमेशा अगर ग्राम पंचायतों का गठन की बात करें तो हमेशा आर्टिकल 14 आएगा। ठीक है, कौन सा, 40। अतः 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज का गठन कब किया गया था, 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके साथ पंचायती राज का गठन किया गया। भारतीय संविधान में एक नया भाग यानी 9वां जो भाग है ये पंचायती राज नाम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बन सकता, भाग 9 का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। कौन सा आर्टिकल कहते हैं, ग्राम पंचायत गठन होता है, तो आर्टिकल जो है 14। अगर कहे कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है पंचायती राज, तो ये कहेंगे हम 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर हम देंगे हेग में। ठीक है, तो देख लीजिए 1945 का में हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना होती है, हेग जो है नीदरलैंड में है, और इसकी यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है कौन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, तो हम बोलेंगे समवर्ती सूची में। ठीक है, यानी इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संबंधी विषयों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, और भी देख लीजिए जो समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जब संघ और राज्य दोनों जो है कि जो समवर्ती के विषय होते हैं, संघ और केंद्र दोनों ही क्या करेंगे, इस पर कानून बना सकते हैं। इसमें सम्मिलित कुछ अब हम कह सकते हैं जो विषय हैं कौन कौन से शामिल है, यानी समवर्ती सूची में
ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो गया, विवाह एवं तलाक हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं होंगी, आपराधिक आपराधिक जो कानूनी प्रक्रिया आदि, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा को भी संवर्ग सूची में रखा गया, वन हो गए हमारे, ये क्या है संवर्ग सूची के विषय। और क्वेश्चन नंबर बन रहा है कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो इसमें जो आर्टिकल 51 है, यह जो है सिद्धांत हम कह सकते, नीति निर्देशक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो विदेश नीति संबंधित, तो आर्टिकल 51 देख लीजिए। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। कहां से कहां तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है? 36 से लेकर 51 तक। और भाग कौन सा है? 4। देखिए जो अनुच्छेद 51 है, ये क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धिकरण तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया 51 क्या कह रहा है, विदेश नीति के बारे में कह रहा है और किस पर ध्यान दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है सामुदायिक जो विकास कार्य, इसका शुरुआत होती है 1952 से, ऑप्शन ए आ जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 से ही क्या होता है, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, इसके तहत ही जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अब देख लीजिए कि सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है, इसमें हम मुख्य रूप से कृषि विकास, सिंचाई के साधनों का विकास, शैक्षिक विकास, यातायात के साधनों का विकास, कारीगरों एवं कृषकों तथा अन्य व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, सफाई, आवास तथा मनोरंजन की व्यवस्था तो सम्मिलित है। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक प्रकार से जब 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था, तो इसका जो है बहुउद्देश्य थे इसके। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा का सिद्धांत लिया है, ठीक है, या दिया है। ठीक है, भारत संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का जो मामला है वो किस में है, तो ये जो है केशवानंद भारती मामले में था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर देख लेते हैं हम, फिर से देख लीजिए, ये जो है केशवानंद भारती से संबंधित है। 368 के संविधान में जो शक्ति जो है संशोधन की शक्ति है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान संशोधन की शक्ति कहां पर है, तो भाग 20 में 368 अनुच्छेद के तहत। अब यहां पर दे रहा है कि व्यवस्था जो है, जो मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्था है, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामला जो 1973 था, इसके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो इसमें आंसर आएगा अनुच्छेद 200 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इसके सदस्य होते हैं बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होंगे, दोनों ही शामिल होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। जबकि राष्ट्रपति का जब होगा तो उसमें ये मनोनीत वाले नहीं होंगे शामिल, सिर्फ निर्वाचित होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, तो जब जापान नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए जापान नहीं है। अब दक्षेस सार्क का फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या जिसे कहते हैं दक्षेस सार्क कहते हैं। इसके सदस्य देश देख लिए, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। यानी दक्षेस के या सार्क के कुल सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। क्या बोलेंगे? 8। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है यह। इसकी स्थापना जो है ढाका एक शिखर सम्मेलन में की गई थी 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत। क्वेश्चन बनेगा कि दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में,
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू जो नेपाल में है, और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1950, लेकिन अभी मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है। और दक्षिण से सार की स्थापना का विचार जो आया था वह सर्वप्रथम बांग्लादेश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, इनका नाम था जियाउर उर रहमान। ठीक है, जियाउर रहमान, उन्होंने दिया था इसका कह सकते हैं कि स्थापना का विचार दिया था कब? 1980 में। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन किसका? आनंद के कुमार स्वामी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लोक कला का संबंध है, तो लोक कला का संबंध किससे होता है? क्षेत्रीय कला से। ठीक है, लोक कला क्या होती है? मूलतः ग्रामीण अंचलों में जनसामान्य या आदिवासी विशिष्ट समूह द्वारा धारित एवं संरक्षित कला है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, 23 है। ज्यामितीय डिजाइन को कहते हैं, तो ठीक है, ये क्या है? ज्यामितीय डिजाइन क्या है? ज्यामितीय आकारों से बनी एक डिजाइन, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, घन आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। ऐपण का संबंध है, तो ऐपण का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से ऐपण देख लीजिए, तो ऐपण का संबंध जो है उत्तराखंड से है। ऐपण को हम क्या कहते हैं? रंगोली या चित्रकला भी कहते हैं। मुख्यतः यह कुमाऊं की स्थानीय चित्रकला शैली है, या उत्तराखंड कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? ठीक है, अब हिंदुस्तानी संगीत की बात कह रहा है, तो इसमें ए आंसर होगा, यानी कुल जो है 22 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो इसमें आंसर होगा ए, 12 स्वर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 27 है। चार ताल का प्रयोग किस गायिका के साथ किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है ध्रुपद जो गायिका होता है, गायन होता है, इसमें जो है इसके साथ जो है चार ताल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है। कौन तबला वादक नहीं? हमें ये बताना है। तो बिल्कुल जो रामदास शर्मा है तबला वादक नहीं है। तो तबला वादक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा, ये क्या है? तबला वादक है। तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह राखा, और कंडे महाराज अनोखी लाल, और गुदी महाराज, ये तबला वादक हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पंडित किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, कड़े महाराज, अनोखे लाल, गुदई महाराज। क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर आएगा बम्बई में। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1950 में बम्बई में या बॉम्बे में आयोजित। क्वेश्चन नंबर 30 है। आज भारत को गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद का यह विचार था। चलिए आगे देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने देख लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पर? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर इसके मुख्यालय खोले गए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इसके मुख्यालय कहाँ पर था? एक तो कोलकाता के वेलूर में था, और दूसरा अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर जो मायावती आश्रम है वहां पर। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसे? स्वामी विवेकानंद जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर देख लीजिए 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त। विकल्प इसका बी होगा। ठीक है, इस मेजर जो ध्यानचंद्र थे, ठीक है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है ये 29 अगस्त को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो देख ले, इसमें जो ऑप्शन आएगा योग दर्शन के लेखक अगर देखें तो इसके महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, योग दर्शन के। क्वेश्चन नंबर 33 है। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन। ठीक है,
तो यह जो है मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन फिर देख लीजिए, जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, किसमें? मक्का में। मक्का खरीफ, रबी, जायद अर्थात 3 ऋतुओं की फसल है। ठीक ठीक है। धान्य फसलों के मुकाबले अगर कहे तो मक्का में जो है स्टार्च की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है? क्वेश्चन नंबर 21 है, गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है? तो इसका नाम है थारपारकर। क्या कहेंगे? थारपारकर। देखिए, भारत में लगभग जो है गाय की लगभग 27 नस्लें हैं और उपयोग के आधार पर गाय को दुधारू और भारवाही और द्विकाजी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें जो थारपारकर है यह द्विकाजी नस्ल की है। इसके अलावा गाय की और नस्ल देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हरियाणी नस्ल की है, दूसरी मेवाती नस्ल की है, एक राही नस्ल की है, एक अंगोल नस्ल की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कुल जो है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 15। ठीक है, यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, आप इसे जो है रूकर आरंभ पे देख लीजिए बाद में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्रक या केंद्रिक बीज की संतति है। ठीक है, इसमें आंसर आएगा परजनक बीज की। देखिए, शुद्धता के आधार बीजों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। परजनक बीज होते हैं, फिर आधार बीज होते हैं, पंजीकृत बीज हैं और प्रमाणित बीज हैं। और परजनक बीज केंद्रक बीज की संतति है। परजनक बीज में सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता होती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये निकला। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान स्थित है। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेता हूँ, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। कुछ और महत्वपूर्ण है, ठीक है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान की हमने बात कर दी, लखनऊ में है। और राष्ट्रीय जो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहे तो नई दिल्ली में है। और अगर कहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहे तो ये भोपाल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और केंद्रीय औषधि सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 38, मार्मलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। इसमें आंसर आएगा सी आएगा। चलिए, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं डायरेक्ट। 39 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या कह रहा है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसमें आएगा मैसूर में आएगा। ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहे तो दिल्ली, नई दिल्ली कहे। अगर कहे कि औषधि औद्योगिक जो विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है ये लखनऊ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रयोग संस्थान मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40 है, जेली बनाने में परिरक्षक का प्रयोग होता है तो शर्करा कहिए, और जमाने के लिए पैक्टिन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केसर प्राप्त किया जाता है तो इसका आंसर आएगा पुष्प वृत्तिकाग्र से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जो पुष्प वृत्ताग्र होता है इससे क्या किया जाता है? केसर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, केसर जो है मूलतः तो दक्षिण यूरोप की फसल है और भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। कौन सी मिट्टी में? करेवा। ठीक है, तो करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर उत्पादन के लिए एक मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो आप कहे 24 पसलियां होती हैं। कितनी? 24। देख लीजिए, मानव में कुल अगर कहे कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं तब आप 12 कहिए। अगर कहे कि मानव में कुल कितनी पसलियां होती हैं तब आप 24 कहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, TAB का टीका। ठीक है,
किस रोग से बचाव करता है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम आंसर, मियादी बुखार। ठीक है, मियादी बुखार क्या होता है यह देख लेते हैं। तो मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला जो टाइफोसा नामक एक जीवाणु से होता है मियादी बुखार। यह रोग जो है पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोती झरा या आंत बुखार भी कहते हैं। इस रोग के बचाव के लिए शिशु में जो है टीएबी का टीका लगता है। तो टीएबी का टीका किसके लिए लगता है बच्चों में? मियादी बुखार के लिए लगता है, जो किस जीवाणु के कारण फैलता है? साल्मोनेला टाइफोसा के कारण। साल्मोनेला टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिल्कुल इजी है, 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर कहे तो 21 दिसंबर 2014 से जो है यूएनओ ने या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून से यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष क्या मनाया जाए? योग दिवस मनाया जाए। तो देख लीजिए 21 जून को इसके साथ ही जो है विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 दिवस इंपॉर्टेंट है 21 जून के, विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। क्वेश्चन नंबर 45 है, किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? हमें बताना है। तो यह जो है रेशमी वस्त्र। ठीक है, तो किन वस्त्रों में गोंद की कलप का उपयोग होता है? रेशमी वस्त्र। अब यहां पर देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में जो है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व की कुल उत्पादन 95% जो है रेशम उत्पादन होता है एशिया में, और रेशम के उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है। तो अगर हम कहें व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो रेशम की कुल जो है 5 किस्में हैं। देख लीजिए रेशम की कौन कौन सी 5 किस्में हैं व्यावसायिक दृष्टि से। एक सहतूत है, एक ओक है, एक टसर है, और एक उष्ण कटिबंधीय टसर भी है, और एक मूंगा है, और एक इरी है। फिर से देखिए रेशम की कुल 5 किस्में कौन कौन सी है? सहतूत, ओक, टसर, उष्ण कटिबंधीय टसर, मूंगा और इरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल पाणिनि जी जो है अष्टाध्यायी के लेखक है। यहाँ पर देख लीजिए महाभारत वेद व्यास ने लिखा, रामायण वाल्मीकि ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? ठीक है, तो इसका नाम होगा कालाशोक के काल में। तो जो 4 बौद्ध संगति हुई थी उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। प्रथम बौद्ध संगत जो है अजातशत्रु। अब देखिए वर्णमाला के अनुसार पहले आएगा अजातशत्रु और ये आता है तो अजातशत्रु जो राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। एक बार रिपीट, प्रथम संगीत जो है अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक काल में वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 48 है, अब अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहां पर करवाया था? तो आप बोलेंगे कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। आंसर बी होगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। अब देख लीजिए कि इबादत खाने की स्थापना क्यों करवाई थी? ताकि वो क्या कर सके? धर्मशास्त्र और दार्शनिक से संबंधी वाद विवाद कर सके। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनाई थी। अकबर जो है प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मापदेशकों को ही आमंत्रित करता था। बाद में उसने सभी धर्मों के लिए जो है इबादत खाना खोल दिया गया। ठीक है, और उसे तब धर्म संसद बन गया। इससे वो बाद में क्या बन गया? धर्म संसद बन गया एक प्रकार से। तो अकबर कालीन कुछ अन्य इमारतें हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, आगरा का किला और जहांगीर का महल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का महल कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर का महल जो है फतेहपुर सीकरी। पंचमहल भी जो है यहीं पे हवा महल
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो इसका आंसर है 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं कौन, दयानंद सरस्वती जी। और आर्य समाज की जो स्थापना होती है बम्बई में होती है, कब, 1875 में। कौन करता है, दयानंद सरस्वती जी करते हैं। और कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो गया था। ठीक है, उसके मुंबई के बाद या बाद में लाहौर में स्थापित हुआ। इनके गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद ने, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद थे। और इन्होंने क्या किया, इनके नाम पर ने इनका नाम जो है दयानंद सरस्वती रखा था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा था, उनके गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर बनता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो वो था मूल शंकर था। अब यहाँ पे फिर वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों को भारत का आधार स्तंभ किसने कहा, तो भी दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कृतियां जैसे ये कौन कौन सी हैं, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड, खंडन और वेद भाष्य भूमिका लिखी थी किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 50। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें से मास्टर जो सूर्य सेन है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे कहेंगे हम शॉर्ट में HRA, क्या कहते हैं, HRA कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। ठीक है, इसके द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तरी रेलवे के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकौती डालकर जो है सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। तो काकोरी कांड कब हुआ था, आप क्या लिखेंगे, 9 अगस्त 1925 में। कहाँ पर हुआ था, ये सहारनपुर जो संभाग होता है और ये वर्तमान यूपी के अंदर कह सकते हैं। और ये ट्रेन कौन सी थी, 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई जब इन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या, इसके अंग्रेजों का खजाना जो जा रहा था इसे लूट लिया। तो यही जो है काकोरी कांड के नाम से। तो इसमें जो प्रमुख व्यक्ति जो सम्मिलित थे इनका नाम था जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि काकोरी कांड में कौन कौन से जो हमारी क्रांतिकारी थे वो शामिल थे। इनमें जैसे हो गए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी और अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल आदि थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई, 1582 में की गई थी। अकबर ने क्या किया कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस दीन इलाही की स्थापना की। इस दीन इलाही को क्या कहा जाता है, तौहीद इलाही भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1582 में होती है। और इसका जो प्रधान बनाया था किसने, अकबर ने दीन इलाही का उस समय यानी प्रधान पुरोहित कह सकते हैं, तो अबुल फजल को बनाया था। हिंदुओं में से केवल महेश दास या बीरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, आंसर सी होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए यह भारत आया था और भारत से उसने कुछ ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों को बटोर करके अपने वापस ले गया चीन। और हैंसांग के अनुसार जो है उस समय बौद्ध लोग जो है 18 संप्रदायों में बटे थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो है लगभग भरण पोषण जो होता था 100 गांव के राजस्व से होता था। दाता है कि हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटक जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है और बार बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के नाटकों के नाम बताए, तो आपको बताना है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, तो बिल्कुल बाबर को जो है बाबर को कलंदर कहा जाता है, आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 है अब,
ठीक है, तो आपको पता ही होगा बाबर जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और बाबर ने ही सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके अपने को क्या किया था, बादशाह घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, किसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके जो है अपने को बादशाह घोषित किया, तो बाबर ने। यहाँ पर देख लीजिए, फिर 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था। अब आएगा कि जिहाद का नारा किसने दिया था, तो बाबर ने दिया था। किसके विरुद्ध दिया था, राणा सांगा के विरुद्ध दिया था, कब, 1527 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सरल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो कर्जन इसका जो है आंसर होगा। और बंगाल विभाजन होता है 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा होती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन योजना जो है प्रभावी हो जाती है। याद रखिए, घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को और 16 अगस्त 1905 को इसका जो है जो बंगाल विभाजन इस योजना को प्रभावी कर दिया गया था। ठीक है, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसी बंगाल विभाजन के विरोध में हम कह सकते हैं कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 में, और यह की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ में बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित होता है। 1905 में जो है समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी कारण जो है 16 अक्टूबर को 1905 में बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन पर कहा कि यह एक निर्मम भूल है। किसने कहा था कि बंगाल विभाजन पर, क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन पर किसने कहा कि यह एक निर्मम भूल है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, जगदीशपुर के। ठीक है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है के जमींदार थे। इन्होंने 1857 में जो जगदीशपुर से कह सकते पहले नेतृत्व किया था, और इनके अदम्य साहस और वीरता के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहते हैं। किसे, कुंवर सिंह को। और अंग्रेजों से युद्ध करते समय ये जख्मी हो गए थे 1858 में, और इनकी मृत्यु हो। क्वेश्चन नंबर जो है 56 है, दिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, ग्लोब जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या दिखाना है, आनुपातिक रूप में दिखाना है और सही आकार को भी दर्शाना है। तो आकार जो है सबसे अधिक जो निकट है पृथ्वी के आकार का कौन है, ग्लोब है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्लोब आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, भूगोल शिक्षण उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो इसमें जो है भ्रमण विधि जो है भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी इनमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो किसे, रोड चिन्हों के द्वारा। आपको बताया कहीं पर जैसे ये दिखा रहा है ऐसा चिन्ह है, तो इसका मतलब है पर्वत की हाइट दिखा रहा है, पर्वत, ये पर्वत को दिखा रहा है। अगर कहीं पर ऐसा है तो ये गर्त को दिखा रहा है, उल्टा डेल्टा है तो गर्त को दिखा रहा है। ठीक है, इस प्रकार कहीं पर ऐसी है, ब्राउन कलर में है ये अगर लाइन है, ठीक है, तो ये किसे दिखाएगा, प्रेशर को दिखाएगा, वायुदाब को। ठीक है, आइसोबार रेखाएं कह सकते हैं। और ये जो सीधी रेखाएं हैं और भी बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, युवाकार की घाटी का निर्माण होता है, तो किसके द्वारा होता है, ए यानी हिम नदी द्वारा होता है। ठीक है, अगर देख लीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आकार की घाटी कहे तो कौन, नदी द्वारा निर्मित होगा। और नदी कैसे करते, इसे नदी अपर्दनात्मक होगा, ना कि निक्षेपात्मक। ठीक है, तो हमेशा कहे अगर नदी अपर्दनात्मक आया ऑप्शन है या नदी निक्षेपात्मक आ रहा, दोनों है, तो आप क्या करेंगे, अपर्दनात्मक है, नदी अपर्दनात्मक, अपर्दन द्वारा निर्मित। अगर कहे यू आकार की घाटी कैसे निर्मित होती है, तो ये भी जो है हिमनद द्वारा यानी हिमानी द्वारा निर्मित क्या है, एक प्रकार की
घाटी है और कैसी है, निक्षेपात सॉरी अपर्दनात्मक है। और ये कहाँ पर बनेंगे, युवा अवस्था में बनती है भियाकार की घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो सरल है बिल्कुल, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन शहर जो है सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कह सकते 1770 में जो है जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इन्हें कहते हैं ओबरजिन्स। क्या कहते हैं, ओबरजिन्स। यहाँ पर जो है एबोजिन्स लिखा है, कहीं पर एबोजिन्स लिखा रहता है, तो इसे चले माने एबोजिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और खोज की थी जेम्स कुक ने 1770 में। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें। और अगला जो हमारा जो होगा ये 2016 का पेपर देखेंगे, यूपी टेट। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें एसएसटी पूछा जाता है या जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।